नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अर्थ में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने पूर्वी लद्दाख के डैम चौक का दौरा किया, जहां भारतीय सेना पिछले 2 साल से चीनी सेना के साथ गतिरोध की स्थिति में। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने कैलाश ऑब्जर्वेशन पोस्ट का भी दौरा किया और क्षेत्र में सैनिकों की परिचालन तैयारियों की भी समीक्षा की। दोस्तों, भारत में लोगों के अंदर सेना में जाने का जज्बा कम नहीं है और इसी का एक जीता जागता उदाहरण अभी हाल ही में देखने को मिला है। कहते हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा गया है कि एक उत्तराखंड का 19 साल का लड़का इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहता है। नौकरी में बिजी रहने के कारण उसे प्रैक्टिस के लिए समय नहीं मिलता और इसीलिए ड्यूटी से फ्री होकर वो रोज 10 किलोमीटर दूर दौड़कर अपने घर जाता है। यही वजह है कि वर्दी पाने के लिए लोग जज्बे से जुड़े रहते हैं और इंडियन आर्मी इसी जोश का नाम है। इस वीडियो को फिल्म मेकर विनोद कपाड़ी ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। इस वीडियो को काफी लोग देख चुके हैं, यही नहीं काफी सपोर्ट भी इस लड़के को मिल रहा है। यही होता है दोस्तों, जब दिल के अंदर भावना जगती है भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए, तो देश का हर युवा लड़का जो सपने देखता है आर्मी के लिए, वो सारी कठिनाइयों को पार कर भारतीय सेना में भर्ती होता है। इस जज्बे के लिए शत शत नमस्कार है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। संयुक्त अरब अमीरात से एक हाई लेवल डेलीगेशन व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए श्रीनगर पहुंचा है। इस डेलीगेशन में रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, दूरसंचार, आयात निर्यात और अन्य क्षेत्रों के कई शीर्ष व्यवसायी शामिल हैं और शारजाह में शासक परिवार का एक सदस्य भी इसका हिस्सा है। साथ ही कहा जा रहा है कि इस प्रतिनिधिमंडल यानी कि डेलीगेशन में एक राजनयिक, कुछ शिक्षाविद और एक पत्रकार भी शामिल है। कहा जा रहा है कि इस 4 दिवसीय प्रोग्राम में उन्हें कई तरीके के निवेश अवसरों से अवगत कराया जाएगा। दोस्तों, भारतीय सेना में भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए कई तरीके की बातें सामने आ रही थी, जिसमें ये कहा गया कि कहीं भारतीय सेना की इस भर्ती को निलंबित तो नहीं कर दिया गया। इस बारे में खुद सरकार ने कहा कि कोविड की वजह से ये प्रक्रिया काफी धीमी रही और ये खत्म नहीं हुआ है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए बड़ी भीड़ आती है, इसी वजह से भर्ती का आयोजन किया जाता है और इसीलिए हमने भर्ती प्रोसेस को निलंबित कर दिया था ताकि वायरस ना फैले। इस बारे में खुद रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 2020 में भारत में महामारी की चपेट में आने के बाद 2020-2021 और 2021-2022 के दौरान भारतीय सेना में भर्ती सस्पेंड रही। वहीं भारतीय सेना में 2018-2019 में 53,431 उम्मीदवारों को नामांकित किया गया था, जबकि 2019-2022 में ये संख्या 80,572 थी। दोस्तों, एक बड़ी समस्या और चुनौतियों का सामना कर रही है भारत की डिफेंस जो DPSUs हैं, यानी कि भारत की डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिसमें कहा जा रहा है कि एक तो सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी हो रही है, इसके अलावा जो कुछ परियोजनाएं हैं उनके अप्रूवल में देरी हो रही है। यही नहीं, इन देरी की वजह से जो ऑलरेडी हमारे पास एक स्किल्ड लेबर है और जिसे हम कहते हैं कि एक टैलेंट है, वो भी निष्क्रिय हो रहा है। और ये रिपोर्ट स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस में भी रखी गई है, जिसमें यह भी कहा गया है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और BML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सामने कई बड़ी चुनौतियां शामिल है और वो चुनौती है एक्सपोर्ट करने की। और इसी तरीके से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सामने भी कई तरीके की बाधाएं आने वाली है, क्योंकि उनके पास अगले 40 से 50 सालों के लिए कोई सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं है और अगर उसे शामिल किया जाता है तो काफी महंगा होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स को शामिल करने के बाद भारत को एक बड़ा एक्सपोर्ट खिलाड़ी भी बनना पड़ेगा, यानी HAL के सामने इंटरनेशनल मार्केट में काफी कंपटीशन भी है। इसके अलावा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सामने भी कई चुनौतियां हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 2 सालों में इन्होंने किसी भी तरीके से सबमरीन को रिफिट नहीं किया है, जिससे कि ये जो फैसिलिटी है वो एक तरह से डीएक्टिव हो गई है, जिसकी वजह से इनकी नेगेटिव नेटवर्थ बन गई है। इसके पीछे का कारण है कि जो आयातित कच्चा माल है उसकी भी अस्थिरता हो रही है और वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। यही नहीं, इसके अलावा जो BDL है उसके सामने चुनौती ये है कि मिसाइलों के निर्यात के लिए भी जो विदेशी मूल उपकरण निर्माता हैं यानी कि OEMs है, उनसे परमिशन लेना भी पेंडिंग पड़ी हुई है। रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में कहा कि महामारी का असर सिर्फ हमारी फैक्ट्री परिसर पर नहीं पड़ा, बल्कि अधिकांश कंपनियों के सिस्टम इंटीग्रेटर्स होने के कारण इस सप्लाई चेन में भी समस्या आई है। साथ ही पैनल ने यह सिफारिश भी की है कि मंत्रालय और DPSUs को मजबूती से आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और उत्पादन और मुनाफा भी हासिल किया जा सके। और इन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए ठोस और मजबूत कदम उठाने की जरूरत है ताकि अगले कुछ महीनों के अंदर अच्छे परिणाम सामने आए। दोस्तों, चिंताजनक वाली बात है ये कि किस तरीके से सब कुछ नेगेटिव में जा रहा है। भारतीय वायुसेना को कम से कम 42 फाइटर स्क्वाड्रंस की जरूरत है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, फाइटर जेट्स का जीवन काल पूरा हो रहा है
और साथ ही साथ इनका ड्रा डाउन भी बढ़ रहा है। खुद वायुसेना ने कहा है कि स्वदेशी लड़ाकू विमानों के उत्पादन में देरी हो रही है और 2024 तक स्थिति ऐसी ही रहने वाली है, जिसमें कि 83 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स शामिल है, जिनका अनुबंध जनवरी 2021 में किया गया था। हालांकि भारतीय वायुसेना ने कहा कि हमें इन कमियों को दूर करने के लिए तेजस मार्क 1A और अपने MRFA जो डील है उसको तेजी से आगे बढ़ाना होगा, ताकि ये जो ड्रॉ डाउन है वो कम किया जा सके। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस अधिग्रहण में देरी होती है तो इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद MiG-21 बाइसन की जो स्क्वाड्रन है उसे जारी रखने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इस पर भारतीय वायुसेना ने समिति से भी कहा है कि जब तकनीकी जीवन पूरा हो जाता है तो हम उन्हें एक दिन के लिए भी अतिरिक्त नहीं रख सकते हैं। साथ ही भारतीय वायुसेना ने यह भी कहा कि कुछ विमानों के लिए जीवन विस्तार किया जाता है। इस मामले में अब केवल बाइसन विमान शेष है, जो कि उन्नत है लेकिन अभी भी ये पुराने हैं। वहीं जागुआर और MiG-29 सहित लिस्ट में कई फ्रंटलाइन विमान हैं जो इस दशक के अंत तक रिटायर होने लगेंगे। उदाहरण के लिए 2027-2028 तक 1980 के दशक के अंत में शामिल किए गए MiG-29 को बाहर किया जाना शुरू हो जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में 36 राफेल लड़ाकू विमान तो शामिल किए हैं और कुल मिलाकर 123 तेजस लड़ाकू विमानों का ऑर्डर भी दिया है। इसके अलावा एक एडवांस तेजस MK2 और साथ ही 5वीं पीढ़ी का AMC विकास के अधीन है। वहीं हेलीकॉप्टर मोर्चे पर भी इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 500 हेलीकॉप्टर है। भारतीय वायुसेना ने समिति को यह भी बताया कि सियाचिन के अग्रिम मोर्चों और उत्तर पूर्व में हवाई रखरखाव चीता, चेतक और चिताल के जरिए ही किया जाता है और 2032 तक तो ये पूरी तरह से खत्म भी हो जाएंगे और इन्हें स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से बदला जाएगा। कहा यह जा रहा है कि HAL इस साल 12 हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी करना शुरू कर देगा। साथ ही वायुसेना ने कहा कि HAL के द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किया जाएगा, जिससे कि धीरे धीरे संख्या आगे बढ़ेगी और हमारे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की क्षमताएं बढ़ेगी। यानी कि इंडियन एयरफोर्स अपने जेट्स के डाउन टाइम के कटौती करने की योजना बना रही है, जिसका मतलब यह है कि अगर इंडक्शन में किसी भी तरीके से देरी होती है नए फाइटर जेट्स पे तो पुराने फाइटर जेट्स से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि काम तेजी से होना चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा आने वाले समय में। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलवादियों ने CRPF के कैंप पे हमला कर दिया और CRPF कैंप में इन्होंने फायरिंग कर दी। इस हमले में CRPF के 3 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को कैंप में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। कहा जा रहा है कि उन्हें मामूली चोटें लगी हैं और किसी की स्थिति चिंताजनक नहीं है। सुरक्षा बलों का दावा है कि नक्सलियों की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जवाबी कार्रवाई में नक्सलियों को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से आने वाले ट्रकों में छिपाकर लाए जाने वाले नशीले पदार्थों, भारत में प्रतिबंधित दवाओं और हथियारों की तस्करी पर अंकुश लगाने का काम रुक गया है। दरअसल अटारी सीमा पर स्थित देश की पहली इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर लगाए गए फुल बॉडी ट्रक स्कैनर का काम तकनीकी खामियों की वजह से पूरा नहीं हो सका। पाकिस्तानी सीमा से कुछ ही मीटर की दूरी पर इस पोस्ट को 15 मार्च 2018 को स्थापित किया गया था और इस प्रोजेक्ट पर 23 करोड़ रुपए की लागत आई थी। हालांकि अभी भी ये सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, लेकिन अभी पाकिस्तान से आने वाले माल से भरे ट्रकों की जांच स्निफर डॉग्स की मदद से और मैनुअल ढंग से की जा रही है। हालांकि इस जांच में समय और एनर्जी का भी नुकसान होता है। यह स्कैनर अमेरिका से आयात किया गया है, इसीलिए तकनीकी समस्या को ठीक करने के लिए अमेरिका से उसी कंपनी के इंजीनियरों को बुलाया गया है। POK को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया। दरअसल दोस्तों, यह बयान दिया है केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक असंभव धारा 370 को खत्म करना नामुमकिन था और उसे किया गया, ठीक उसी तरीके से अब पाक अधिकृत कश्मीर को भी वापस भारत में लाया जाएगा और इसके लिए सरकार दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार जम्मू और कश्मीर के उस हिस्से को आजाद कराएगी जिस पर पाकिस्तान अवैध कब्जा करके बैठा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संसद ने 1994 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार के तहत सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव को पारित किया था, जिसमें जोर देकर कहा गया था कि पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे के तहत जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों को खाली करना चाहिए और उसी उद्देश्य को अब ये सरकार पूरा करने जाएगी। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।